हेलो, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल निकेत कुमार इंग्लिश क्लासेस। आज का जो अपना चैप्टर होने वाला है वो द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सेट नंबर 6 का होने वाला है, क्योंकि अपना जो है सेट नंबर 5 तक और सेट नंबर 7 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और ये जो अपना स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जितना भी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जा करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद उस पीडीएफ को डाउनलोड करिए और उस पर प्रैक्टिस करिए, तो आपको एक बार में पूरा का पूरा याद हो जाएगा और एग्जाम में जाकर के आसानी से नंबर ऑब्टेन कर पाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्ट द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये जो अपना वीडियो है द स्टोरी ऑफ पोएट्री का भाग का है, जो कि इसका नाम है इंग्लिश एज ए लिटरेचर। डेट मीन्स इंग्लिश को हम लोग साहित्य के रूप में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, कैंटरबरी टेल्स इज रिटन बाय जॉफरी चौसर। जो कैंटरबरी टेल्स जो है ये काफी यही है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आगे भी पूछने की इसकी संभावना ज्यादा है, यानी कि ये रिपीटेड पॉइंट है। तो आप लोग इसे डेफिनेटली याद कर ले। और इसका जो राइटर है वो है जॉफरी चौसर। उसके बाद है द विजन ऑफ पियर्स द प्लाउमैन। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। द विजन्स ऑफ पियर्स द प्लाउमैन इज रिटन बाय विलियम लैंगलैंड। ये जो है विलियम लैंगलैंड के द्वारा लिखे गए हैं। देन है ली मोर्टेड आर्थर रिटन बाय सर थॉमस। तो ली मोर्टेड आर्थर किसके द्वारा लिखा गया है? सर थॉमस के द्वारा। गॉट इट। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द 15th century एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कॉल्ड द रेनेसांस स्वेप्ट यूरोप। इसका हिंदी है 15वीं शताब्दी के दौरान पुनर्जागरण नामक एक बौद्धिक आंदोलन ने यूरोप को तहस नहस कर दिया। यूरोप को तहस नहस कब किया गया? 15वीं शताब्दी के दौरान। उसके बाद है द वर्ड्स रिनाइसेंस। जो रिनाइसेंस वर्ड्स है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रीबर्थ, यानी कि दोबारा जन्म, यानी कि पुनर्जन्म। एंड रेफर्स टू रिवाइवल ऑफ एंसेंट ग्रीक लर्निंग। डेट मीन्स शब्द पुनर्जागरण का अर्थ है पुनर्जन्म, और यह प्राचीन यूनानी शिक्षा के पुनरुद्धार को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर मार्लो वाज बेसिकली ए लिरिक पोएट। देखिए ये जो लाइन है काफी इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टोफर मार्लो वाज बेसिकली आ लिरिक पोएट, आपको याद रखना है। यानी कि ये जो क्रिस्टोफर मार्लो है कौन सा पोएट है? लिरिक पोएट। हीज प्लेज उसका जो नाटक है टेम्बरलेन द ग्रेट। उसके बाद है डॉक्टर फॉस्टस एंड एडवर्ड सेकंड, यानी कि डॉक्टर फॉस्टस भी उसका ही है, क्रिस्टोफर मार्लो का। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा ही, इसमें से आता है। तो आप लोग इस पॉइंट को अच्छी तरह से याद कर लें। देखिए मैं जिसको बोलता हूँ अच्छी तरह से याद करने के लिए आप उसे याद कर लीजिए, क्योंकि वो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तभी मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद है एडमंड स्पेंसर्स पोएम। कहता है एडमंड स्पेंसर्स का है, उसका जो पोएम है शेफर्ड्स कैलेंडर अ पेस्टोरल पोएम, यानी कि शेफर्ड कैलेंडर अ पेस्टोरल पोएम को किसने कंपोज किया? तो आपको उसमें सही आंसर ढूंढना है, तो एडमंड स्पेंसर। उसके बाद एडमंड स्पेंसर बेस्ट नॉन वर्क द फेरी क्वीन अ रोमांटिक एपिक। देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट काफी बार पूछा गया। एडमंड स्पेंसर्स बेस्ट नॉन वर्क, उसका जो सबसे अच्छा काम है वो है द फेरी क्वीन, यानी कि फेरी क्वीन को किसने लिखे? एडमंड स्पेंसर ने, जो कि क्या है? एक रोमांटिक एपिक है। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। फ्रीविल, जो फ्रीविल जो है विलियम शेक्सपियर का कॉमेडी एंड ट्रेजेडी है। उसके बाद है विलियम शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ एंड किंग लियर। देखिए ये तीनों में से कोई एक एग्जाम में आने की ज्यादा संभावना 90% चांसेस है। आप इस तीनों को याद ही रख लीजिए, ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ एंड किंग लियर। तो इसका जो राइटर है कौन है? विलियम शेक्सपियर है। उसके बाद विलियम शेक्सपियर हैज टू क्रेडिट 2 नैरेटिव पोएम्स, यानी कि विलियम शेक्सपियर को क्रेडिट दिया जाता है 2 नैरेटिव पोएम के लिए, जो कि है एक वेनिस एंड एडोनिस एंड ल्यूक्रीज। उसके बाद शेक्सपियर को देखिए यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ, शेक्सपियर को 2 कथात्मक कविताओं का श्रेय देना है, जो कि है वीनस और एडोनिस, और उसके बाद है ल्यूक्रेस। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए उसके बाद है द 17th century इज कॉल्ड बोथ एन एज ऑफ ट्रांजिशन एंड एन एज ऑफ रिवोल्यूशन। डेट मीन्स 17वीं शताब्दी को संक्रांति
संक्रमण का युग और क्रांति का युग दोनों कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द इंग्लिश सोसाइटी विटनेस्ड पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रगल्स। कहता है अंग्रेजी समाज ने राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष देखे हैं। देखिए जितना भी पॉइंट दिया इसको सिर्फ आप लोग देखते जाए, लेकिन जिसको मैं बोलूंगा ये वीवीआई है, आपको उसे याद करना ही करना है। देन है द ग्रेट पोएट जॉन मिल्टन। कहता है कि सबसे महान कवि जॉन मिल्टन सर्व यानी कि सेवा किया क्रोमवेल एज लेटिन सेक्रेटरी, यानी कि लेटिन सेक्रेटरी के रूप में सेवा की। किसने? जॉन मिल्टन। ये इंपोर्टेंट है, आप इसे याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जॉन मिल्टन फर्स्ट रोट, यानी सबसे पहले क्या लिखा? एल एलोग्रो एंड आई एल पेंसरोसो। ये किसने लिखे है? जॉन मिल्टन ने। उसके बाद जॉन मिल्टन से ट्रूली इंग्लिश एपिक्स, उसका जो ट्रूली इंग्लिश एपिक्स है जैसे कि है पैराडाइज लॉस्ट। देखिए ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेंट। तो इसको किसने लिखा? जॉन मिल्टन ने। देन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन रोट द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड। कहता कि विश्व का सबसे पहला डिक्शनरी किसने लिखा? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, और उसका नाम है ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जॉन डन वाज ए मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मेटाफिजिकल पोएट कौन है? जॉन डन। उसके बाद एन इंपोर्टेंट ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी राइटर्स वर जॉर्ज हावर्ड, एंड्रू मार्लो, रिचर्ड क्रेसव एंड हेनरी वेगन। कहता है कि एन इंपोर्टेंट ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी यानी कि 17वीं शताब्दी का जो प्रसिद्ध है, जो कि सबसे इंपोर्टेंट ग्रुप का जो राइटर है वो ये लोग है, जिसका नाम मैंने अभी लिया है। देन है जोहन ड्रेडन रोट। कहता जोहन ड्रेडन ने क्या लिखे हैं? देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। मैक हेलेक्नो एंड एब्सलोम एंड एजिटोफेल, इन सभी को किसने लिखा? जोहन ड्रेडन। नेक्स्ट पॉइंट है सैमुअल बटलर रोट। देखिए आप सैमुअल बटलर ने क्या लिखे हैं? ह्यूडिब्रस इज ए स्टायर ऑन द प्यूरिटन्स। देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद है 18th सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज द अगस्टन एज। कहता है कि 18वीं शताब्दी जो है वो अगस्टन के एज से भी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अलेक्जेंडर पोप वाज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द टाइम। कहता है अलेक्जेंडर पोप जो है उस टाइम का वो रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे। कौन थे रिप्रेजेंटेटिव पोएट? अलेक्जेंडर पोप। देन नेक्स्ट पॉइंट है अलेक्जेंडर पोप रोट, यानी कि उसने क्या लिखे? सम शॉर्ट पोएम्स, यानी कुछ छोटे छोटे कविताएं को उन्होंने लिखा ऑन नेचर, जो कि प्रकृति के ऊपर था, एंड सीजन्स, और सीजन्स के ऊपर था, जैसे कि है फोर पेस्टोरल्स, यानी कि फोर पेस्टोरल्स को किसने लिखा? अलेक्जेंडर पोप ने। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर इज ऑल्सो नोन एज रोमांटिक पोएट। वीवीआई है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या याद करना है? विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर, ये रोमांटिक पोएट आ सकता है। इनमें से कौन है? उसमें से 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें ये दोनों में से किसी एक का नाम होगा, या दोनों को होगा तो लिखा हुआ रहेगा बोथ। नेक्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ रोट लिरिक्स, बैलेड्स, ओड्स, सनेट्स, वर्स टेल्स एंड रिफ्लेक्टिव पोएम्स, यानी कि उन्होंने इस कैटेगरी का पोएम्स को लिखे हैं। किस कैटेगरी का? लिरिक्स का, बैलेड्स का, ओड्स का, सनेट्स का, वर्स टेल्स एंड रिफ्लेक्टिव पोएम्स। इन सभी कैटेगरी को लिखने वाले कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। देन वाल्टर डे ला मारे रोट, यानी कि वाल्टर डे ला मारे ने क्या लिखे? सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, पीकॉक पाई। इसको किसने लिखा? वाल्टर डे ला मारे ने। नेक्स्ट है W.V. इट्स 1865 से लेकर के 1939 तक उसको दिखाया गया है, यानी कि उसका बर्थ और डेथ दोनों दिखाया गया है। उन्होंने लिखे, क्या लिखे? अमोंग अ स्कूल चिल्ड्रेन। उसके बाद है सेलिंग टू बिजेंटियम एंड सेकेंड कमिंग, इसको किसने लिखा? W.B. इट्स ने। देन है रूपर्ट ब्रूक एंड विल्फ्रेड ओवन हैड एन आइडिया व्यू ऑन वार। कहते रूपर्ट ब्रूक और विल्फ्रेड ओवन युद्ध पर एक आदर्श दृष्टिकोण थे। कौन थे? रूपर्ट ब्रूक। देखिए रूपर्ट ब्रूक सोल्जर को भी किसने लिखे थे? रूपर्ट ब्रूक को भी वार पोएम ही थे। यहाँ पर T.S. इलियट, जो कि उसका जन्म और डेथ दोनों को दिखा रहा है। T.S. इलियट रोट, उन्होंने क्या लिखे? द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक एंड द वेस्टलैंड। देखिए द वेस्टलैंड जो बहुत बार पूछा गया, ये पूछने की संभावना है, तो याद कर लीजिएगा द वेस्टलैंड को किसने लिखे? तो T.S. इलियट ने। अब यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए, द लिखा द रियल पोएट्री वाज रिटन ड्यूरिंग द पीरियड 1852-55, यानी कि 1850 से लेकर के 1855 तक जो लिखा गया है पोएट्री, उसको अमेरिकन रिनेसेंस कहा जाता है। उसके बाद द फेवरेट पोएट्स ऑफ द 19th सेंचुरी, कहता 19वीं शताब्दी का जो प्रसिद्ध कवि थे एडगर एलन पोएट एंड W.H. लॉन्गफेलो, वो 19वीं शताब्दी के सबसे फेवरेट पोएट्स थे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी हेनरी लुइस, विवियन डिरोजियो, काशी प्रसाद घोष, टोरू दत्त एंड मनमोहन घोष वर द पायनियर्स, यानी कि पायनियर्स कौन कौन थे?
इन सभी का नाम, और पाइनियर्स थे लेकिन ये कब का थे, 19th सेंचुरी का। कौन कौन थे, हेनरी लुइस विवियन, ड्रेजियो, काशी प्रसाद घोष, तोरू दत्त एंड मनमोहन घोष। नेक्स्ट है सरोजिनी नायडू इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तक इंडिया के नाइटिंगेल के नाम से कौन जानी जाती थी, सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू नाइटिंगेल के नाम से जानी जाती। नाइटिंगेल का मतलब होता है बुलबुल। उसके बाद सरोजिनी नायडू रोट विलेज सॉन्ग। सरोजिनी नायडू ने क्या लिखे, विलेज सॉन्ग, सॉन्ग ऑफ राधा एंड अ सोल्स प्रेयर। देखिए सॉन्ग ऑफ विलेज जो है ना बहुत बार पूछा जाता है, हो सकता है आपकी बार सॉन्ग ऑफ राधा या अ सोल्स प्रेयर पूछ सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना सरोजिनी नायडू ने क्या क्या लिखी। देन नेक्स्ट पॉइंट है रविंद्रनाथ टैगोर इज कॉल्ड नोबेल मैन ऑफ इंडिया। कहता है इंडिया का जो है नोबेल मैन कहा जाता है किसको, रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि उसको नोबेल का प्राइज मिल चुका है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर रोट द गीतांजलि। अब गीतांजलि को किसने लिखे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद अरबिंदो घोष रोट द सावित्री। अब सावित्री को किसने लिखा, अरबिंदो घोष ने। ये सभी के सभी इंडियन राइटर है। कमला दास इज मोर बोल्ड एंड बिटर इन पोर्ट्रेइंग हर फ्रस्ट्रेशन एज ए वुमन। कहता कमला दास एक महिला के रूप में अपनी हताशा को चित्रित करने में अधिक साहसी और कटु है। अब कनाडियन पोएट का कुछ यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ, कनाडियन पोएट्री इज क्वाइट वेरिड इन इट्स थीमेटिक कंसर्न्स। दैट मीन्स वी कैन से दैट कनाडा की कविता अपने विषयगत सरोकारों में काफी भिन्न है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, लिखा है जिनीथ आर्मस्ट्रॉन्ग। कहता जिनीथ आर्मस्ट्रॉन्ग, क्लैरी हैरिस, किरिल डेविडिन एंड आर्नोल्ड इटवारो सजेस्ट ए क्लोजनेस टू एंड हार्मोनी विथ नेचर। कहता जिनीथ आर्मस्ट्रॉन्ग, क्लेयर हैरिस, सिरिल डेविडिन और आर्नोल्ड इटवारो प्रकृति के साथ निकटता और सामंजस्य का सुझाव देते हैं। देन है आर्मस्ट्रॉन्ग रोट फर्स्ट पीपुल, यानी कि उन्होंने किसको लिखे, फर्स्ट पीपुल लिखे, ब्लड ऑफ माई कंट्री एंड वाइंड वुमन, यानी कि ब्लड ऑफ माई कंट्री एंड वाइंड वुमन को किसने लिखे, आर्मस्ट्रॉन्ग ने। इसका पूरा नाम क्या है, जिनीथ आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, हैरिस रोट ट्रांसलेशन इनटू फिक्शन। हैरिस ने क्या लिखा, ट्रांसलेशन इनटू फिक्शन को किसने लिखा, हैरिस ने। उसके बाद है डेविडिन, यानी कि डेविडिन ने क्या लिखे हैं, द फॉरेस्ट। तो द फॉरेस्ट को लिखने वाले कौन है, डेविडिन। उसके बाद आर्नोल्ड इटवारो। अब आर्नोल्ड इटवारो को बारी आया तो उन्होंने क्या लिखा, सेक्रेड प्रेजेंस, यानी कि पवित्र उपस्थिति को किसने लिखे, आर्नोल्ड इटवारो ने। देन है मार्गरेट एटवुड। अब मार्गरेट एटवुड ने क्या क्या लिखे, द सर्कल कैम्प एंड द एनिमल्स इन दैट कंट्री। द सर्कल कैम्प एंड एनिमल्स इन दैट कंट्री। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, लिखा हुआ है डेनिस, यहाँ पर हो जाएगा डेनिस ब्रूटुस रोट। कहता है डेनिस ब्रूटुस ने क्या लिखे हैं, साइरेंस को लिखे हैं, नुकल्स को लिखे हैं, बुट्स को लिखे हैं, अस्टबर्न हॉप को लिखे हैं। यहाँ पर डेनिस ब्रूटुस ने लिखा, क्या लिखा, साइरन, नकल्स, बुट्स, अस्टबर्न हॉप, यानी कि यहाँ पर उसका हिंदी भी दिया हुआ है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। उसके बाद चिनिया एचेवे। चिनिया एचेवे ने क्या लिखा, बिवेयर सॉल ब्रदर, बिवेल सॉल ब्रदर। उसके बाद क्रिसमस इन बेफ्रा, देखिए यहाँ पर हिंदी भी लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद दे रिकॉर्ड द वायलेंस एंड टॉर्चर ऑफ द फाइट रूल। कहता वे श्वेत शासन की हिंसा और यातना को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नाइजीरियन पोएट वोल सोयिंका रिवील्स एन अनकम्प्रोमाइजिंग सेंस ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। डेट मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं नाइजीरियन कवि बोले सोयिंका ने न्याय और मानवता की एक अडिग भावना का खुलासा किया। कहता वोल सोयिंका रोट प्राइजन, यानी कि प्राइजन को किसने लिखा, तो वोल सोयिंका ने। इम्पोर्टेंट है और उसको नोबेल प्राइज भी मिला 1986 ईस्वी में। कहता है डेनिस ब्रूटस अपने साइरन, नकल्स, बुटल्स और अस्टबर्न हॉप के माध्यम से साथी अश्वेत की पीड़ा और पीड़ा को आवाज देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रेन वालकट। ड्रेन वालकट अब उन्होंने क्या लिखे कैरेबियन कल्चर। उसको नोबेल प्राइज भी मिला है फॉर हिज लिटरेचर, उसके साहित्य के लिए उसे नोबेल प्राइज भी मिला है 1992 ईस्वी में। किसको मिला, ड्रेन वालकट को। उसके बाद ड्रेन वालकट फेमस पोएटिक्स वर्क्स, उसका जो फेमस पोएटिक्स जो काम है वो है इन ए ग्रीन नाइट। देखिए इन ए ग्रीन नाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन ए ग्रीन नाइट को किसने लिखे, ड्रेन वालकट ने। उसके बाद उसका ये भी है द कास्टवे, यानी कि द कास्टवे भी उसका ही है। द गल्फ भी कई बार पूछा गया, किसने लिखा, ड्रेन वालकट ने। अब देखिए यहाँ पर आपका इंग्लिश एज ए लिटरेचर का सभी पॉइंट को मैंने कवर कर लिया, जो कि आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बुक से जितना भी पॉइंट आना था
टोटल पॉइंट को यहाँ पर कवर किया गया, एक भी पॉइंट नहीं छूटा है। अब इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा, अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो डेफिनेटली बना कर आएंगे। अगर इसमें से 5 क्वेश्चन आया तो आप 5 नंबर लेकर आएंगे, डेट इज माई गारंटी। लेकिन नंबर लेने से पहले इसमें थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए इसका प्रैक्टिस सेट लाते हैं। अब देखिए इंग्लिश लिटरेचर आपके स्क्रीन पर है, तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस 1 टाइम्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ द कैंटरबरी टेल्स इज रिटन बाय, तो कैंटरबरी टेल्स किसके द्वारा लिखा गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द विजन ऑफ फियल्स द प्लोमैन इज रिटन बाय। अब द विजन ऑफ फियल्स द प्लोमैन किसके द्वारा लिखा गया और आपको जवाब देना है। तो आपने जवाब सोच रखे होंगे, तो क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने कराया तो आप लोग को ये याद ही होगा। तो द कैंटरबरी टेल्स इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है, तो जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, जोफ्री चौसर के द्वारा लिखा गया। उसका द विजन ऑफ फियल्स द प्लोमैन इज रिटन बाय, ये किनके द्वारा लिखा गया, तो ये विलियम लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया, जो कि मैंने पॉइंट में कराया। यदि मैं नेक्स्ट पॉइंट का बात करता हूँ तो 2 क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आएगा। तो वो 2 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, लिखा हुआ द ली मोटेड आर्थर रिटन बाय, यानी कि ली मोटेड आर्थर रिटन बाय एक किसके द्वारा लिखा गया है, तो मैंने बताया था सर थॉमस के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है अब 4 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग द डैश एज सेंचुरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कॉल्ड द रिनेसेंस स्वेप्ट यूरोप, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो वाज बेसिकली कौन सा पोएट था, रोमांटिक, नॉन वार पोएट, लिरिक। क्रिस्टोफर मार्लो का बात कर ले तो ये यहाँ पर लिरिक पोएट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन में द फेरी क्वीन, देखिए फेरी क्वीन मैंने बोला था जब फेरी क्वीन आए तो आपको याद ही रखना है, उसको भूलना नहीं है। तो फेरी क्वीन अ रोमांटिक एपिक रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया था, मैंने एडमंड स्पेंसर का नाम लिया हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा एडमंड स्पेंसर। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर है, लिखा है मैकबेथ एंड किंग लियर इज रिटन बाय, कहता मैकबेथ किंग लियर इज, देखिए आंख बंद करके विलियम शेक्सपियर में मार ही देना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही रखना है जैसे भी हो। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद द डैश सेंचुरी इज कॉल्ड बोथ एन एज ऑफ ट्रांजिशन एंड एन एज ऑफ रिवॉल्यूशन, कहता कौन सा सेंचुरी जो कहता है कि दोनों एज के रूप में जाना जाता है, ट्रांजिशन एज एंड एज ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि क्रांतिकारी का भी एज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जी हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि 17th सेंचुरी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लिखा हुआ ट्रूली इंग्लिश एपिक्स सच एज, कहता ट्रूली एपिक्स सच एज पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेंट, तो ये किनके द्वारा लिखा गया, तो आपको जवाब देना है। तो जी हाँ आप सही सोच रहे, जॉन मिल्टन का मैंने नाम लिया था। उसके बाद हु रोट द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड, अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि वर्ल्ड का सबसे पहला डिक्शनरी किसने लिखा था, जी हाँ सैमुअल जॉनसन ने लिखे थे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हु वाज अ मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल का बात आए तो आपको जॉन डन को ढूंढना है, किधर ए बी सी, देखिए यहाँ पर सी है तो सी इज द करेक्ट आंसर, जॉन डन हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ, कौन सा सेंचुरी जो है अगस्टन के नाम से जाने जाते हैं, अगस्टन देखिए वेरी MBBI इसको बोलिए, किसके कौन सा हो जाए 17th 18th 19th 20th, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 18th हो जाएगा। तो 18वीं शताब्दी जो है अगस्टन के नाम से जाना जाता है। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में ऐसा ही आएगा, यही सब आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, लिखा हुआ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर इज ऑल्सो नोन एज, मैंने बोला था विलियम वर्ड्सवर्थ या सैमुअल टेलर को याद रखना है, ये दोनों क्या है, स्पिरिचुअल, नन, चिल्ड्रन, रोमांटिक, तो जी हाँ ये रोमांटिक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद द वेस्टलैंड, मैंने बताया था उसमें 2 बुक था जिसमें एक वेस्टलैंड था, द वेस्टलैंड को किसने लिखा, मैंने बोला था T.S. इलियट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए मजा आ रहा है बिल्कुल। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लिखा हुआ हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी कि बुलबुल के नाम से, इंडिया का बुलबुल किसे कहा जाता है,
बी यानी कि सरोजनी नायडू को, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है हु रोट विलेज सॉन्ग, विलेज सॉन्ग को किसी ने लिखे थे, तो सरोजनी नायडू ने, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपका 16 नंबर तक का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के पास। देखिए नंबर 17 नंबर का क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड नोबेल मैन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का नोबेल मैन किसे कहा जाता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को, आंख बंद करके, ये सभी जानता, बच्चा बच्चा। उसके बाद है हु रोट गीतांजलि, गीतांजलि को किसने लिखे, रविंद्रनाथ टैगोर ने। यहाँ पर लिखा हुआ RN टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर ही समझना है। चलिए 18 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इनसे रिलेटेड जितना भी आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, आप इजीली आप उसे बना कर आएंगे। देखिए मैं तो ये 18 क्वेश्चन बनाया, आप इसमें से 50 प्लस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं यदि आप वीडियो को अच्छा से देखें तो। लेकिन मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखें, क्योंकि एक बार में ये समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का ये लिटरेचर है, साहित्य है, इसमें टाइम लगेगा। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा और यूजफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए एक बार फिर से मैं आऊँगा अगले वीडियो लेकर के, जो कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एंड होगा। अगर आप उस वीडियो को देख लेते तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश आपका कंप्लीट ऑलमोस्ट 15 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, तो आप उसे इजीली उस पर राज कर पाएंगे। तो चलिए फिलहाल इतना तक, जय हिंद।